एक तरीके से जनरेट करना कस्टमर के अंडर। तो ये एक सबसे बड़ा चीज होता है। तो इसके लिए ये लोग सोशल और कल्चरल पॉलिसी इंडिया में लॉन्च करेंगे। जैसे आजकल वेस्टर्न जो फिलोसॉफी है उसका यूज करके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनको हमारे अंदर एक तरीके से जनरेट किया जाता है कि हम लोग उनको परचेज करें। और ऐसा दिखाया जाता है कि अगर आप पैंट शर्ट पहनते हैं तो इसका मतलब आप लोग मॉडर्न हैं, ज्यादा एजुकेटेड हैं, और आप बहुत सारी चीजों को लॉजिकल वे में समझते हैं। लेकिन वही डिफरेंट वे में जो इंडिया में था, जैसे कुर्ता पजामा पहनना या सूट सलवार, उसको ऐसे दिखाया जाएगा कि आप लोग मॉडर्न नहीं है, आप लोग बिल्कुल बैकवर्ड हो, उसके अकॉर्डिंग एक तरीके से आपका वो चलेगा। तो ये सोशल एंड कल्चरल जो पॉलिसी है, ये ब्रिटिश का उसी का एक पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट का। और इसका एक फेज चलता है डिफरेंट डिफरेंट मैनर में। तो ब्रिटिश लोग इंडिया में जिस वे में आए, उस वे के हिसाब से जैसे जैसे इनका कंट्रोल स्टेब्लिश हुआ, उस कंट्रोल के बेस पर कुछ फेज चलते हैं। फेज वन जो आता है, जिसकी स्टार्टिंग होती है 1765 से, जब ब्रिटिश लोग इलाहाबाद की ट्रीटी करके इंडिया पर कंट्रोल करते हैं, और ये फेज चलता है 1813 तक। और इस फेज में ब्रिटिश लोग इंडिया के इंटरनल कल्चरल और सोशल लेवल पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते। ये लोग कुछ भी एक तरीके से चेंज करने की कोशिश नहीं करते हमारी सोसाइटी के अंदर, और सिर्फ ये देखते हैं कि इंडिया में क्या क्या चीजें हैं, इंडिया में लैंग्वेज क्या है, इंडिया में कास्ट सिस्टम कैसा है, इंडिया के लोग कैसे फेस्टिवल मनाते हैं। इन सारी चीजों को देखते हैं, हमारे बहुत सारे जो टेक्स्ट हैं उनको रीड करते हैं। और इसका मेन पर्पस ये है कि इंडिया के कल्चर को और सोसाइटी को जानना। इस पर्पस से ये लोग ये सारी चीजें करते हैं। इवन बहुत सारे ब्रिटिश के जो पर्सन हैं, वो इंडियन टेक्स्ट को पढ़ के बोलते हैं कि भाई इंडियन टेक्स्ट बहुत अच्छी है, इंडिया का कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ का जो ट्रेडिशन है वो भी बहुत अच्छा है। और उस बेस पे कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि भैया हम लोगों को लगता है कि इंडिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इनके यहाँ प्रेजेंट ना हो। एंशियंट टाइम से लेकर अभी तक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भारतीय एजुकेशन और लिटरेचर, इंडियन एजुकेशन और लिटरेचर को काफी स्ट्रॉन्ग बनाती है। और ये सारी चीजें इन लोगों को शुरुआत में बहुत अच्छी लगी कि भाई इंडिया के पास भी बहुत सारा कल्चर है। और इसमें बहुत सारे पर्सन हैं, जिनमें से दो पर्सन बहुत ज्यादा फेमस हैं, जो वहां के कल्चर के एक एक्सपर्ट पर्सन थे। इसमें से एक थे विलियम जॉन्स। और ये लोग इसके लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसको भी स्टेब्लिश करेंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये लोग सोसाइटी जो एशिया की है उसको एक तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे थे, और इसका सोल पर्पस क्या है, अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो किसी भी कंट्री पे अगर रूल करना है तो आपको वहां का कल्चर जरूर पता होना चाहिए, वहां का कास्ट सिस्टम पता होना चाहिए, कैसे चलता है, वहां के लोग क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है। ये सारी चीजें अगर आप लोग याद रखोगे, तब आपको कहीं ना कहीं वो सारी चीजें और इजी कर देंगी उस कल्चर पे डोमिनेट करने के लिए। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी इसमें चलाई। तो इस शुरुआती फेज है, और इस फेज का स्टार्ट, जैसे मैंने बताया, बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 से स्टार्टिंग फेज है, और 1813 तक ये सारा फेज चलता है। तो ना तो इसकी वजह से ब्रिटिश की लोगों की वजह से इंडियन कल्चर को कोई प्रॉब्लम हुई, ना उनको हमारे कल्चर को लेके प्रॉब्लम हुई। लेकिन जब फेज सेकंड स्टार्ट होता है, फेज सेकंड 1813, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अब यूरोप में आ चुका है। ब्रिटिश लोग दो चीजें डिमांड कर रहे हैं। एक, ऐसी चीज हमें मिलनी चाहिए जहां पर रॉ मटेरियल हो
और साथ में ही मार्केट हो। और ये कब तक चलेगा? 1857 तक, जब तक इंडिया में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं होगा तब तक ये चलेगा। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ ही अब इनके लिए एक मजबूरी हो गई है कि इंडिया में कुछ चेंज किए जाए। और इंडिया में चेंज करने के लिए ये लोग अब कुछ स्टेप उठाने स्टार्ट करेंगे, जैसे सती सिस्टम जो होगा उसके लिए कहीं ना कहीं एक एक्ट लेके आएंगे। और इस टाइम 1829 राजा राम मोहन राय, जो एक बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन थे, थोड़े नॉलेजेबल भी थे, तो एक बार क्या होता है उनके साथ इंसिडेंट कि उनके बड़े भाई की डेथ हो जाती है और उनकी भाभी को सती प्रथा में जैसा सिस्टम होता है कि भाई जैसे ही हस्बैंड की डेथ होती है तो वाइफ को भी हस्बैंड के साथ जला दिया जाता है। तो ये बड़े इमोशनल थे और इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने अपनी भाभी को बचाने के लिए एक तरीके से मूवमेंट छेड़ दिया और ये खिलाफ गए अपनी फैमिली के कि भाई ये चीजें हमारे देश में सही नहीं है और हमें इस सिस्टम को हटाना चाहिए। और फिर इनका मूवमेंट पहुंचा ब्रिटिश तक और ब्रिटिश लोगों ने 1829 में सती सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। और यहां से स्टार्टिंग फेज होता है कि ब्रिटिश लोग इंडिया के सोशल और कल्चरल जो भी ये चीजें थी उसमें एक तरीके से इन्वॉल्व होने लगे। और साथ में ही इन्हें एक फेज में ये भी दिखाना था व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, कि हम लोग व्हाइट मैन हैं और गॉड ने हमें सुपीरियर बनाया है, तो हमारे ऊपर बर्डन है कि हम आप लोगों की केयर करें। आप लोगों की केयर करने के लिए हम लोगों को कुछ रिफॉर्म तो करने पड़ेंगे। तो ये व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी जो थी, इसको भी शो करने के लिए इन लोगों ने इंडियन कल्चर में, इंडियन सोसाइटी में, इंडियन रिलीजन में चेंज करना स्टार्ट किया। तो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी के थ्रू भी इन्होंने ये सारी चीजें की। और फिर बाद में और 2-3 एक्ट भी आएंगे, जैसे विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज, इसको जो पर्सन एक तरीके से प्रमोट करेंगे। देखो प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई, सती सिस्टम जब इन लोगों ने अबॉलिश कर दिया तो वुमेन बच तो गई लेकिन उनकी लाइफ अच्छी नहीं थी, क्योंकि सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती थी, व्हाइट क्लॉथ पहनना पड़ता था, उनके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं थी, कोई उनको टच भी नहीं करता था, फैमिली एक्सेप्ट करने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा कम थी। तो इस वजह से उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ज्यादा बेकार हो गई और उन्हें जीवन में अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो इसलिए जरूरी था विडो रीमैरिज होना। तो सती सिस्टम का नेक्स्ट जो एक्ट आया वो आया विडो रीमैरिज। और इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में एक पर्सन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक मूवमेंट लॉन्च किया और फिर उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने विडो रीमैरिज की बात की। अब इससे फायदा क्या हुआ? अगर वुमेन की दोबारा से शादी हो जाती है तो उसके पास ये बर्डन नहीं कि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, या वो सिर्फ व्हाइट क्लॉथ पहनेगी, वो भी कलरफुल कपड़े पहन सकती है और वो भी हंस सकती है और उसे जैसे जीवन जीना चाहती है वैसे जीवन जी सकती है। तो कहीं ना कहीं शादी के बाद उसको थोड़ा सा फ्रीडम मिलता था सोसाइटी के साथ मिलने का, घूमने का, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं इसी टाइम स्टार्ट हुई। और साथ में ही ब्रिटिश लोगों ने इस टाइम और चीजें क्या की? एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की। एजुकेशन पॉलिसी का मेन पर्पस यही था इंडियन लोगों में थोड़ा सा चेंज करना, इनको ऐसी एजुकेशन दी जाए जिससे लोग ब्रिटेन या यूरोप के जो कल्चर है उसको एक्सेप्ट करें
और अपने कल्चर को इंफीरियर माने। और जब ऐसा होगा कि ये लोग वेस्टर्न कल्चर को अपनाएंगे तो ऑटोमेटिक होगा कि ये लोग मार्केट जो हमारी है वहां से गुड्स खरीदेंगे, ना कि इंडियन गुड्स को खरीदेंगे। तो एजुकेशन सिस्टम की वजह से भी इन लोगों ने एक क्लास रेडी कर ली, जिसे हम कह सकते हैं मिडिल क्लास। और ये पूरे तरीके से वेस्टर्न फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग काम करता था। इसे कोट वोट पहनना अच्छा लगता था और सेल्फ कॉन्फिडेंस आता था कोट पहनने से। और ये ब्रिटिश लोगों के इंटरेस्ट में था और ये लोग हमेशा कॉपी किया करते थे यूरोपियन जो कंपनियों के लोग हैं या ब्रिटिश लोग हैं। और ब्रिटिश लोग यही चाहते थे कि ये लोग ऐसा करें तो हमारे लिए फायदा होगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो फेज 2 है इसमें सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, रिलीजियसली और साथ में पॉलिटिकली ब्रिटिश लोगों ने बढ़िया एक तरीके से इंडियन केस में इंटरफेरेंस किया। और साथ में एक और सबसे बड़ा रीजन था इस फेज में यूएसए, जो इनका एक सबसे बड़ा कॉलोनी हुआ करता था, वो इस टाइम इनके हाथ से निकल चुका था। तो ये लोग नहीं चाहते थे कि दोबारा इंडिया हमारे हाथ से निकले एक और कॉलोनी, तो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा लॉस होगा। इसलिए भी इन लोगों ने इंडिया में थोड़ा एक्टिव तरीके से वर्क करना स्टार्ट किया और सोचा कि इंडिया को लॉन्ग टर्म तक अगर हमें कंट्रोल करना है तो उसके लिए जरूरी है यहाँ पे सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल चेंज लाना। लेकिन जब ये सारी चीजें इन लोगों ने की तो हमारी सोसाइटी के जो डोमिनेटेड क्लास थी, रूलर जो थे और साथ में सोल्जर जो थे, इन सबको प्रॉब्लम हुई। और प्रॉब्लम होने का सबसे बड़ा रीजन था इंडियन जो पर्सन थे या फैमिली में ये जब चेंज हुए तो हमारी सोसाइटी का फैब्रिक कहीं ना कहीं बिगड़ गया। और सोसाइटी का फैब्रिक जब बिगड़ा तो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ ब्रिटिश और इंडियन लोगों के साथ। और ये कॉन्फ्लिक्ट एक तरीके से 1857 के रिवॉल्ट में चेंज हो गया। और इस रिवॉल्ट का होने का मेन रीजन था ब्रिटिश की सोशल और कल्चरल पॉलिसी, जो लोगों को अच्छी नहीं लगी। और एक और चीज इन्होंने क्या की, एज, वुमेन की मैरिज एज में भी काफी ज्यादा इन लोगों ने चेंज किया। इंडियन सोसाइटी में उस टाइम वुमेन की जो मैरिज की एज थी वो थी 10, ठीक है। तो उस टाइम के हिसाब से देखोगे तो वुमेन की एज काफी कम हुआ करती थी, 10। और कई बार आप लोगों ने मूवियों में भी देखा होगा, आपको दिखेगा वुमेन की एज है 10 और हस्बैंड की एज काफी ज्यादा है, 30+, 40+, 50, 60। इस वजह से भी काफी ज्यादा गैप रहता था। जैसे एक स्टोरी काफी ज्यादा फेमस है और कहते भी हैं, कई बार तो ऐसा हुआ करता था कि वुमेन को पता तक नहीं होता था कि मेरा हस्बैंड कौन है। और ये पता होने से पहले ही वो क्या हो जाती थी, विडो हो जाती थी। हस्बैंड जी को खांसी हुई या टीबी कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई और उसकी डेथ हो गई। तो ये आराम से जो ये वुमेन है अभी बच्ची हैं, इनको पता भी नहीं कि क्या चीज है, ये आराम से या तो मूंगफली खा रही हैं या गन्ने खा रही हैं। तो ये सारी चीजें एक तरीके से बहुत ज्यादा एक ड्रामेटिक तरीके से रहती थी और ऐसा हमें देखने को ही मिलता था। तो बाद में ब्रिटिश लोगों ने इस एज को 10 से 12 कर दिया। लेकिन तिलक जी ने इसके अगेंस्ट वॉइस उठाई और उन्होंने बोला 10 से 12 करने वाले तुम लोग कौन होते हो। तिलक जी का मेन पर्पज ये नहीं था कि ये चीज सही है या गलत है। उनका मेन पर्पज ये था अगर हम सोसाइटी में चेंज करेंगे तो हम खुद करेंगे, आप लोगों को राइट क्यों दें हम अपनी सोसाइटी में चेंज करने का। अगर आप लोगों को राइट दे देंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने अकॉर्डिंग चीजें चेंज करोगे। और फिर उसके बाद एक और एक्ट ये जो लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग से 12 से 14 कर देंगे। तो ब्रिटिश के टाइम 14 एज हो गई इंडिया में
मैरिज की वुमेन की। और फिर आप लोगों को पता है जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ तो उस टाइम इस एज को 18 कर दिया गया, और अभी की जो गवर्नमेंट है उसने इस एज को क्या कर दिया, 21। अब मेल हो या फीमेल हो सबके लिए मैरिज की एज 21 है। तो ऐसे धीरे धीरे हमारे देश में प्रोग्रेस हुई। लेकिन एंशियंट टाइम में हमारे देश में जो एज थी वो 16 एज हुआ करती थी, जो काफी ज्यादा अच्छी थी एज कंपेयर टू मिडिवल टाइम पीरियड में। तो इसका मतलब जो एंशियंट टाइम के लोग थे वो ज्यादा इस चीज से सेंसिटिव थे एज कंपेयर टू मिडिवल टाइम पीरियड के। और इस वजह से इस टाइम जो एज का रीजन था कि भाई एज कम ही रहती थी, उसका रीजन यही था कि लोग सेंसिटिव नहीं थे, और इस वजह से ये सारी चीजें की गई। तो ये वाला फेज ब्रिटिश के लिए बहुत अच्छा रहा, अच्छी मार्केट क्रिएट हुई, एक क्लास उनके साथ उनको सपोर्ट करने वाली हो गई है, मिडिल क्लास एजुकेशन वाली। तो ब्रिटिश लोगों के लिए विन विन सिचुएशन थे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई 1857 के रिवॉल्ट से। और यहाँ से ब्रिटिश लोगों ने जब कमीशन बैठाई तब उन्हें पता चला कि भैया इस रिवॉल्ट का एक सबसे बड़ा रीजन सोशल और कल्चरल लेवल पे जो हम लोगों ने इंटरफेरेंस किया है इंडियन सोसाइटी में, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगा, ना हिंदू लोगों को ना मुस्लिम लोगों को, और इसलिए उन लोगों ने रिवॉल्ट किया। तो एक सबसे बड़ा रीजन 1857 का ये भी था कि इन्होंने सोशल और कल्चरल वे में इंडिया में इंटरफेरेंस किया। और उसके बाद फिर दोबारा से नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है थर्ड वाला 1857 से 1885। थर्ड फेज में ये लोग बिल्कुल पीसफुल रहते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं, और ना पॉलिटिकली किसी किंगडम को अपने अंडर करना। और ये लोग बोलेंगे कि हम लोगों ने पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन अब छोड़ दी है। लेकिन एक्चुअल में रीजन ये था अब कोई एक्सपेंशन करने के लिए किंगडम बची ही नहीं थी। जो किंगडम थी या तो इनके अंडर काम करती थी, उसके पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं थी। लेकिन वैसे ब्रिटिश लोगों ने कल्चरली या रिलीजियसली कोई भी चेंज करने की इसमें कोशिश नहीं की। तो इस वाले फेज को कहते हैं कि भाई ये लोग नॉन इंटरफेरेंस के फेज में फिर दोबारा से चले गए। और फिर लास्ट जो फेज आया 1885 में कांग्रेस स्टेब्लिश हो गई। और कांग्रेस एक तरीके से वॉइस थी हमारे नेशनलिज्म की। तो नेशनलिज्म की जो वॉइस है वो कांग्रेस के थ्रू एक तरीके से स्टेब्लिश हुई। तो ये वाला जो फेज था 1885 से लेकर कह सकते हैं 1947, जब तक हमको फ्रीडम नहीं मिली। तो अब जो लास्ट वाला फेज है फोर्थ फेज, इसमें जो भी चेंज होंगे या जो भी हमारी सोसाइटी में ये लोग कोई भी एक्ट लेके आएंगे उसका रीजन होगा हमारा नेशनलिज्म मूवमेंट। और नेशनलिज्म मूवमेंट को एक तरीके से सेंट्रलाइज लेवल पे कौन चला रहा था, कांग्रेस। तो जो भी ये चेंज करेंगे वो कांग्रेस के हिसाब से करेंगे और कांग्रेस की वॉइस के हिसाब से करेंगे। जैसे कांग्रेस के जो लिबरल वाले पर्सन थे उन लोगों ने डिमांड की थी इनसे कि भाई आप लोगों को स्टेट असेंबली में हम लोगों को बुलाना पड़ेगा, सिविल सर्विस का हमारे लोगों को भी इंटरेस्ट है, तो उन लोगों को आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए बुलाना पड़ेगा। हमारे यहाँ बहुत सारी फैसिलिटी कम है, एजुकेशन सिस्टम उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा, पोस्ट सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो लास्ट वाले फेज में होती हैं वो सब नेशनलिज्म मूवमेंट के थ्रू होती है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमें दिखते भी हैं, जैसे 1905 में बंगाल डिवीजन होता है, और बंगाल डिवीजन के बाद स्वदेशी मूवमेंट होता है। और स्वदेशी मूवमेंट के बाद मेड इन इंडिया जो अभी मोदी जी चलाते हैं उसका एक एंगल दिखता है कि हम लोग अपना ही गुड्स परचेज करें।
अपना ही गुड्स परचेज करेंगे तो हम लोगों को फायदा होगा और ब्रिटिश लोगों पर हमारी डिपेंडेंस कम होगी। तो इसके लिए हमने स्वदेशी मूवमेंट 1905 में चलाया और उसके बाद 1909 में ब्रिटिश लोगों ने एक एक्ट लेके आए, मार्लो मिंटो एक्ट। और इस मार्लो मिंटो एक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे जिसके थ्रू इन्होंने इंडिया में कुछ चेंज करने की कोशिश की। और फिर उसके बाद ये लोग अपनी एजुकेशन पॉलिसी भी लॉन्च करेंगे और एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे रिफॉर्म भी लेके आएंगे और बोलेंगे कि जैसे हम लोग ब्रिटिश में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही हम बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंडिया में भी बनाना चाहते हैं, कोलकाता के अंदर, मद्रास के अंदर, बॉम्बे के अंदर। तो इंडियन लोगों ने इस चीज का वेलकम किया, बोले अच्छी बात है कि आप लोग बनाना चाह रहे हो, तो हमारे लोगों को इस चीज का कहीं ना कहीं फायदा हो। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने, और फिर उसके बाद 1909 के एक्ट के बाद 1919 में एक और एक्ट आता है जिसे हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो होता है उसमें भी इंडिया में बहुत सारी प्रोविजन किए जाते हैं और 1919 में सेपरेट इलेक्टोरेट की भी बात होती है और 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए दिया गया था और 1919 में अदर कास्ट के लिए, चाहे बैकवर्ड हो, सिख हो, उनके लिए देने की बात की गई। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ये वाला एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हमने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके में बनाया तो उसमें बहुत सारे प्रोविजन हमने 1935 के एक्ट से लिए और इस एक्ट में बोला गया कि भाई इंडिया के लिए असेंबली बनाई जाएगी प्रोविंस के लेवल पे और नेशन के लेवल पे, और इसके थ्रू इंडिया में पहली बार इलेक्शन भी हुए और कांग्रेस बहुत सारी सीटों पे जीती भी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी वो चेंज था जो इन लोगों ने हमारे नेशनलिज्म मूवमेंट की वजह से कहीं ना कहीं चीजें चेंज की। और इस टाइम ब्रिटिश लोगों को अब फियर भी नहीं था कि इंडिया के लोग हमारे खिलाफ रिवॉल्ट करेंगे, क्योंकि इन्हें पता था अब जो भी हम चीजें चेंज कर रहे हैं वो नेशनलिज्म के बेस पे कर रहे हैं और जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा वो कांग्रेस पे पड़ेगा, हम पर कोई भी एक तरीके से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने बिना डरे इस फेज में चीजें चेंज करने की कोशिश की। अब बात करें कि इन लोगों ने ये सारी चीजें तो की, इन फेज का या सोशल एंड कल्चरल जो इन लोगों ने इंटरफेरेंस किया या नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाई, इसका हम लोगों पर इम्पैक्ट क्या पड़ा, रिजल्ट क्या हुआ। तो एक तरीके से रिजल्ट अगर इसका देखें तो कई मैनर में ये रिजल्ट पॉजिटिव था और कई मैनर में हम कह सकते हैं नेगेटिव भी था। रिजल्ट पॉजिटिव इस बेस में था कि पहली बार इंडिया में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे राइट्स के बारे में पता चला और उन राइट्स में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व भी थी, फ्रीडम, डिग्निटी, फर्टिनिटी, लिबर्टी। जब ये सारी चीजें हमारे लोगों को पता चली, चाहे एजुकेशन के थ्रू हो या ब्रिटिश की जो सोशल और कल्चरल पॉलिसी थी उसके थ्रू हो, तो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म मूवमेंट ये भी स्ट्रांग हुआ जब लोगों को ये सारी चीजें पता चली कि भैया हमें भी फ्रीडम है, हम लोगों को भी इक्वालिटी है और ब्रिटिश लोग हम लोगों को कुछ ना कुछ चीजें देंगे। तो हमारे देश में ह्यूमन राइट को लेकर काफी ज्यादा अवेयरनेस आई और एजुकेटेड लोगों के साथ साथ बहुत सारे अदर पर्सन भी ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयर हुए। इससे नेशनलिज्म मूवमेंट को और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड हुई। और अगला रीजन क्या हुआ, जो इन लोगों ने हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम लाया और साथ में ही आप लोग देखोगे जो भी एक्ट लेके आए ये लोग, ये सारे एक्ट वुमेन के रिफॉर्म की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर वुमेन के साथ काफी ज्यादा टॉर्चर हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो इसलिए उसके साथ ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है तो एक्ट भी उसके लिए ज्यादा बनी। चाहे हमने देखा राजा राम मोहन रॉय द्वारा जो सती सिस्टम को एबोलिश करने के लिए 1829 का एक्ट हो, या फिर एज को लेकर एक तरीके से प्रोविजन हो,
या फिर विडो रीमैरिज को लेकर हो। तो उस टाइम वुमेन एक तरीके से सेंट्रलाइज थी और उसके अकॉर्डिंग ही इन लोगों ने रिफॉर्म किया, क्योंकि वुमेन को स्ट्रांग बनाया। तो ये वुमेन जब इसको फ्रीडम मिली, इसको थोड़ी सी आजादी मिली, तो वुमेन भी नेशनल मूवमेंट में इंक्लूड हो गई और इनको भी हमारे देश में एक रिकॉग्निशन मिलने लगा। तो धीरे धीरे कांग्रेस हो या अदर जो लोकल पार्टियां थी, उसमें भी वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा। और जब वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा तो कहीं ना कहीं इंडिया में और अवेयरनेस क्रिएट हुई और इस वुमेन ने जो मेल थे उनको भी प्रमोट किया कि वो भी नेशनलिज्म मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। तो ये एक तरीके से इंडिया को फायदा हुआ। नेगेटिव क्या रहा? नेगेटिव ये रहा कि भाई जो लोग एजुकेटेड हो गए वो लोग इंडियन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लगे। उन्हें लगा इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करने लगे, पहनावा भी अलग हो गया, खाने का स्टाइल भी अलग हो गया, ये कांटे चम्मच से खाने लगे। तो ये लोग हमारे ही लोगों को कहीं ना कहीं इंफीरियर फील करते थे और अपने कल्चर पे कभी भी इन लोगों ने कॉन्फिडेंस नहीं किया और सोचते थे कि वेस्टर्न कल्चर ही अच्छा है। तो ये एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और साथ में ही ब्रिटिश लोगों ने जो एजुकेशन सिस्टम हम लोगों को दिया वो साइंटिफिक नहीं था और ना उसमें लॉजिकल था। वो कहीं ना कहीं इंडियन रिलीजन से जुड़ा हुआ था और इन लोगों के फायदे का था। बस ये लोग चाहते थे क्लर्क हमें मिले, ये लोग सिविल सर्वेंट नहीं चाहते थे एजुकेशन से, क्लर्क चाहते थे कि हम लोग इतना बस इन लोगों को पढ़ाएं कि ये लोग क्लर्क बने और क्लर्क के अलावा जो भी चीजें और ना करें, क्योंकि और सारी चीजें करेंगे तो इन लोगों को दिक्कत होगी। तो इसलिए ये लोग सिर्फ क्लर्क तक एक तरीके से लेके जाते हैं। और बात करें इसमें जो रिफॉर्म किए, 2-3 एक्ट मैंने बता दिए। पहला 1829 का एक्ट जिसमें सती सिस्टम अबॉलिश की। फिर उसके बाद इन लोगों ने आगे जाके 1856 में विडो रीमैरिज वाला जो एक्ट है ये 1856 के आसपास आया। और फिर उसके बाद 1833 के आसपास ये लोग दास सिस्टम या स्लेवरी सिस्टम जो होता है उसको भी अबॉलिश करेंगे। स्लेवरी सिस्टम मतलब क्या है? जब ह्यूमन बीइंग को किसी गुड्स या सर्विस के अकॉर्डिंग सेल किया जा सके, कोई बाई करे कोई सेल करे। जैसे आप लोग आजकल मार्केट में जाते हो तो वहां पे बहुत सारी गुड्स मिलती हैं, तो ऐसे ही इंडिया में भी स्लेवरी सिस्टम था। और इस स्लेवरी सिस्टम को हम देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी, मिडेवल पीरियड में भी और मॉडर्न में अब हमें नहीं दिखाई देता। अब अदर तरीके से स्लेवरी सिस्टम होता है जैसे फोर्स लेबर, छोटे छोटे बच्चे जो टी की शॉप होती है उसके पास काम करते हैं या होटल में काम करते हैं, वो एक तरीके से मॉडर्न स्लेवरी है। तो स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए ब्रिटिश लोगों ने 1833 में एक्ट लाया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया 1843 में। मतलब 1833 में एक्ट आया और इम्प्लीमेंटेशन जो लेवल था वो तो आया 1843 में। और फिर उसके बाद इन लोगों ने जो मैरिज की एज थी उसको भी एक तरीके से किया। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी 1850 का एक्ट। और इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश लोगों ने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने की कोशिश की इंडिया में। 1850 में एक एक्ट आया और इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश लोगों ने एक प्रोविजन क्या किया कि अगर अब कोई पर्सन रिलीजन चेंज करता है, रिलीजन चेंज कर देता है, मान लेते हैं हम कोई पर्सन है जो हिंदू से मुस्लिम हो जाता है या हिंदू से क्रिश्चियन हो जाता है और वो रिलीजन अगर चेंज करेगा, तो पहले हमारे देश में प्रोविजन क्या था, अगर कोई रिलीजन चेंज करता था तो उसकी प्रॉपर्टी राइट जो थे वो चले जाते थे। तो बहुत सारे लोग अपने रिसोर्स के लिए या प्रॉपर्टी राइट के लिए रिलीजन चेंज नहीं करते थे। तो ब्रिटिश लोगों ने इस प्रोविजन को चेंज कर दिया और इन लोगों ने एक एक्ट लेके आए 1850 का एक्ट और उसमें एक प्रोविजन जोड़ा, अगर कोई भी पर्सन कोई भी रिलीजन चेंज करता है तो उसके प्रॉपर्टी राइट नहीं जाएंगे।
और इसका मेन पर्पस था क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना। अगर ये लोग क्रिश्चियन बनेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अकॉर्डिंग ही सारी चीजें करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम कहते हैं रिलीजियस इनएलिजिबिलिटी एक्ट, या इसका एक और नाम बहुत ज्यादा फेमस है, लॉक्स लेकी एक्ट। ये याद रखना, लॉक्स लेकी एक्ट। तो लॉक्स लेकी एक्ट, जिसके थ्रू इन लोगों ने इंडियन सोसाइटी में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया, और प्रॉपर्टी राइट, अगर कोई पर्सन दूसरे रिलीजन में जाता है तो उस प्रॉपर्टी राइट को हटा दिया कि भैया आप प्रॉपर्टी राइट आप लोगों पे रहेंगे, कोई भी आप लोगों से प्रॉपर्टी राइट नहीं छीनेगा अगर आप लोग चेंज करते हो। तो ये ब्रिटिश लोगों की क्रिश्चियनिटी का एक पॉलिसी थी, और उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने एक तरीके से यहाँ पे सारी चीजें की। तो आप लोगों को समझ आया? कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। सृष्टि जी और दीप्तांशु जी, कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। नो सर। दीप्तांशु जी, आपको भी समझ नो आया? सर। यस सर। तो चलिए फिर आप लोग लिखो, एक हेडिंग डालो, ब्रिटिश सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी। मैंने हेडिंग आपकी रहेगी ब्रिटिश सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी, और साथ में आप लोग ये 4 फेज वैसे ही बना लो जैसे मैंने बनाया है। देखो साथ में एक चीज याद रखा करो, जब मैं बोर्ड पे समझाया करूँ तो इनमें से कुछ पॉइंट आप नोट कर सकते हो, ये एज अ शॉर्ट नोट्स आपके काम करेंगे। तो जब भी आपको रिवीजन करना हो तो उसमें बड़ी आसानी होती है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपके पास टाइम ज्यादा होगा कि आप लाइन टू लाइन रीड करो। तो इससे अच्छा है कि जब मैं बोर्ड पर नोट डाउन किया करूँ, उसमें से कुछ पॉइंट आप लोग लिख लिया करो जो आपके काम के हो। लिखिए इसमें इंट्रोडक्शन, ब्रिटिश सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी, और इसमें लिखिए इंट्रोडक्शन। लिखिए, आफ्टर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, आफ्टर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, they also launch social and cultural policy in India for change in Indian society, for change in Indian society according to British needs, according to British needs, which helped them to acquire market in India, market in India। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, British launch these policy in 4 phases,
British launched these policy in 4 phases. In 4 phases. Next heading phase 1 और ब्रैकेट में लिख लेना 1765 to 1813. phase 1 1765 to 1813. लिखिए इसमें पहला पॉइंट, ड्यूरिंग दिस फेज British launch policy of non-interference in Indian society because if they interfere public revolt can be happened which against the British interest, इसी में पॉइंट नंबर सेकंड, in this period some British class who study Indian text said Indian culture and society is very strong like जोनाथन डंकन. किसने कहा, तो नाम 2 के लिख लेना. पहला पर्सन था जोनाथन डंकन, एंड विलियम जोन्स. बाद में जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया बंगाल में एस्टेब्लिश होगी उस टाइम भी हम देखेंगे. एंड विलियम जोन्स. अगला हेडिंग डालो, सेकंड फेज 1813 to 1857.
1813 to 1857। लिखिए इसमें पॉइंट नंबर 1, in 1813 industrial revolution came in British so they need a market which led them to interfere in Indian society, which led them to interfere in Indian society, led them in Indian society। Point number 2, British education policy create a class British education policy create a class which totally different from pupil of India in way of lifestyle, which also help British white man doctrine, which also help British white man doctrine implementation। Next point, during this period British colony USA get freedom from British so they need other colony
where British interest can be protected and they launch different act like abolition of sati system, comma, widow remarriage, increase of women marriage age, and abolition of slavery in India. Abolition of slavery in India. अब आप लिखिए थर्ड फेज 1857 to 1885. 1857 to 1885. Due to British interference in Indian society, revolt of 1857 happened. Revolt of 1857 happened, which harmed British in economic and political way, so they launched policy of non-interference. In Indian society. Policy of non-interference in Indian society. इस वाले फेज में कोई भी एक तरीके से दिखता नहीं है कि ये लोग कुछ नया चेंज करेंगे. अब लास्ट हेडिंग डालो फोर्थ फेज. ब्रैकेट में लिख लेना आफ्टर 1885. आफ्टर 1885. लिखिए in 1885 Congress was established. And national movement
and national movement empower national movement empower and British policy in social and cultural way run by nationalism in India, run by nationalism in India, and they also did not fear of Indian people, and they also did not fear of Indian people. अब आप डालिए रिजल्ट पॉजिटिव, इसका जो रिजल्ट निकला पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव क्या निकला, रिजल्ट पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव में नंबर 1 British social and cultural interference policy expand modern education in India, which create awareness related to human rights in our society, related to human rights in our society। नेक्स्ट पॉइंट इसमें a educated middle class also develop which help in nationalism movement, which help in nationalism movement। नेक्स्ट पॉइंट इसी में वुमेन रिफॉर्म increase participation of women in nationalism and also create guidance for independent government
ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब जो वुमेन रिफॉर्म ब्रिटिश लोगों ने स्टार्ट किए थे, उसकी वजह से जो हमारे फ्रीडम मिली, उसके बाद जो गवर्नमेंट बनी, उस पर भी प्रेशर था कि आप लोग भी वुमेन राइट के लिए वर्क करो, और वुमेन लोग इस बात को लेके अवेयर भी हो चुकी थी। तो ये भी फायदा इसको कहीं ना कहीं हुआ। और रिजल्ट में नेगेटिव, रिजल्ट में नेगेटिव। एजुकेशन पॉलिसी क्रिएट डिवीजन बिटवीन एजुकेटेड and uneducated class in India, create difference between educated and uneducated class of India. Next, British education development not linked with scientific and technological development, not linked with scientific and technological development and technological development। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक था, और हम जो करेंगे कल हम पढ़ेंगे ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी और उसको देखेंगे। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो कल मिलते हैं। थैंक यू सर। वेलकम सिस्टर। थैंक यू सर। राधे राधे। राधे राधे देता।